बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का एक ट्वीट बीते 3 दिन से चर्चा में है और राजस्थान की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले सचिन पायलट अब उन पे हमलावर हैं। सचिन पायलट के पीछे पीछे उनके सारे समर्थक और राजेश पायलट को अपना आदर्श मानने वाले लोग सीधे तौर पर अमित मालवीय पर हमलावर हैं और माफी मांगने की बात कर रहे हैं। ये सारा मामला ट्रेंड कर रहा है। आज बात करेंगे राजेश पायलट का जो जीवन था एज ए पायलट, बाद में वो पॉलिटिशियन में बदल गए और अमित मालवीय इस ट्वीट के माध्यम से यह बताना चाहते थे कि मार्च 1966 में मिजोरम के आइजवाल में जो एयरफोर्स द्वारा बॉम्बिंग की गई थी भारत सरकार के आदेश पर, जिसे वो कांग्रेस की जो नेता थी इंदिरा गांधी, उनके आदेश का हवाला बताते हुए कह रहे हैं कि उसमें सुरेश कलमाड़ी और राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी यानी कि राजेश पायलट उस बॉम्बिंग में प्लेन उड़ा रहे थे। तो सचिन पायलट ने साफ कहा है कि उनके पिता को तो कमीशन ही 1966 में मिल गया था। मेरे हाथ में एक किताब है राजेश पायलट एक जीवन, जो कि लिखी हैं सचिन पायलट की माता श्रीमती रमा पायलट ने, जो खुद एक सांसद रही हैं, विधायक रही हैं, राजेश पायलट की पत्नी हैं। उन्होंने तारीखों के हिसाब से इसका विश्लेषण किया है कि कहां कहां राजेश पायलट की पोस्टिंग्स रही हैं। ये तो आपको ध्यान है कि राजेश पायलट बहुत ही गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति रहे हैं। दूध बेचकर वो दिल्ली में अपना गुजारा करते थे। पिता की मौत के बाद उनके पिता का ये सपना था कि राजेश जो है वो सेना में बड़ा अफसर बने। तो राजेश पायलट अपने जीवन की पहली शुरुआत भारतीय सेना ही से करते हैं। उन्होंने हालांकि एयरफोर्स में एयरमैन का फॉर्म भरा था और उनका सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन बाद में वो जब उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आया तो उनके बड़े भाई नत्थी सिंह, जिनको वो अपना आदर्श मानते थे, उन्होंने कहा कि आप जाके ज्वाइन कीजिए। तो राजेश पायलट झूठ बोलते हैं अपने भाई से और किसी रिश्तेदार के घर पे 5-7 दिन रह के वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें मेडिकल में अनफिट कर दिया गया है। नत्थी सिंह बड़े नाराज होते हैं, लेकिन राजेश पायलट कैसे ही करके चीजें मैनेज कर लेते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि भारतीय सेना में एक वैकेंसी निकली है और राजेश पायलट सेना में अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इसके लिए एक अटेस्टेड की आवश्यकता है। आपको ध्यान होगा अभी सेल्फ अटेस्टेड का सिस्टम शुरू कर दिया है, लेकिन पहले एक राजपत्रित अधिकारी यानी कि गजेटेड ऑफिसर की सील और हस्ताक्षर का आपको अटेस्टेड यानी कि सत्यापन चाहिए होता था। और चूंकि यह व्यवस्था बीते कुछ सालों में खत्म कर दी गई है सरकारों की ओर से, अन्यथा नौकरियों की तैयारियां करने वाले, कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों को किस तरह की दिक्कतें आती थी, ये साफ तौर पे राजेश पायलट की इस जीवनी में नजर आता है कि राजेश पायलट बहुत कोशिश करते हैं कि उनका फॉर्म कोई अधिकारी अटेस्टेड कर दे, लेकिन अटेस्टेड करने को तैयार नहीं थे कोई भी। तो राजेश पायलट अपने भरे हुए फॉर्म को लेकर एक विचार करते हैं और राष्ट्रपति भवन जाने वाले रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। वहां पर वो सोचते हैं कि बहुत सारे अधिकारी आते हैं, कोई उनकी गुहार सुनेगा। वो वहां से गुजरने वाली झंडी लगी हुई लाल बत्तियों वाली गाड़ी को रुकने का इशारा करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं रुकता और राजेश पायलट वहां निराशा के भंवर में खो जाएं, इससे पहले आर्मी के एक अधिकारी की गाड़ी रुकती है। लेफ्टिनेंट कर्नल नेगी उनका नाम बताया है इस जीवनी में। नेगी रुकते हैं और पूछते हैं कि बच्चे क्या चाहते हो। बोले मेरा फॉर्म सत्यापित कर दीजिए। तो वो उनसे परिचय लेते हैं, अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, घर ले जाते हैं, उन्हें चाय नाश्ता करवाते हैं और फॉर्म अटेस्टेड करने के साथ ही कहते हैं भविष्य में भी कभी कोई काम हो तो आप मुझे सूचित करना। एसएसबी की ट्रेनिंग करने के लिए जब राजेश प्रसाद जाते हैं, राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी, जो कि बाद में राजेश पायलट हो गए, वो ट्रेनिंग के दौरान भी काफ़ी परेशानियां आती है और भारतीय सेना ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि चूंकि राजेश पायलट थे तो सेना में कैसे चले गए। इसी दौरान ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें पता चला कि वायुसेना को पायलट की आवश्यकता है और उनका जो सपना था वो पायलट बनने की ओर चला जाता है। तो राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी जो है वो पायलट बन जाते हैं। 1965 में करीब वो ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि सचिन पायलट ने लिखा है कि अक्टूबर 1966 में उन्हें एयरफोर्स में कमीशन मिला था, जो बात बिल्कुल सही है। तो पहले ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान वो कोयम्बटूर में रहे, जोधपुर में रहे। जोधपुर में एक हादसा पेश आया जिसमें राजेश्वर प्रसाद विमान उड़ाते वक्त पेट्रोल की जो 2 टंकियां होती है उसमें से दूसरी टंकी चालू करना भूल गए थे और हवा में ही फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन वो हवा के सहारे बेस पे उतर आए थे, हवा का जो पावर होता है उसके सहारे से, अन्यथा उस दिन एक बड़ा हादसा होता।
लेकिन राजेश्वर प्रसाद उससे बच गए। बाद में उनकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में होती है, तो उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि उन्होंने पहली बार जीवन में नॉर्थ ईस्ट देखा था। राजेश्वर प्रसाद बिदुड़ी को जुलाई 1968 में जो एयर मार्शल थे देश के अर्जन सिंह, उनके नेतृत्व में कमीशन दिया गया, यानी कि उन्हें अधिकारी माना गया। फौज में एक अंतर होता है, अधिकारी होता है उसको कमीशन मिलता है, उस दिन से वो परमानेंट माना जाता है, और इधर जो सैनिक होते हैं वो पहले ही दिन से सेना का हिस्सा होते हैं। ये अलग तरह के अंतर है, आर्मी की अलग अलग पोस्ट और अलग अलग जो शैली की सेनाएं हैं उनमें। तो बात ये आती है, क्या सुरेश कलमाड़ी और राजेश पायलट ने सुरेश कलमाड़ी के साथ में मिजोरम पे बमबारी की थी, यह इसमें उल्लेख है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ रमा पायलट लिखते हैं कि वो जब आर्मी की उसमें थे तो उस समय उनकी अंग्रेजी कमज़ोर थी। उनकी मुलाकात पटियाला के जो महाराजा यानी कि अमरिंदर सिंह जो पहले मुख्यमंत्री थे उनसे हुई। ये तमाम बातें लिखते हैं, लेकिन कुल मिला के वो साफ लिखती हैं यहाँ पे कि 29 अक्टूबर 1966 को तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष अर्जन सिंह, बाद में उनको मार्शल बनाया गया अर्जन सिंह को, ने राजेश्वर प्रसाद को कमीशन दिया। एक बेहद गरीब परिवार में पला बड़ा नौजवान देश के ऐसे परिवार का सदस्य बन गया जो युद्ध और शांति के समय देश की समान रूप से सेवा करता है। यह बताते हुए वो लिखते हैं कि 65 के अंदर पाकिस्तान से युद्ध झेल चुका था देश, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में उनकी पोस्टिंग हो जाती है। एक चीज और इस किताब में लिखी है कि एज ए फाइटर पायलट उनको फाइटर पायलट की योग्यता प्राप्त करने में 5 साल लगे, यानी कि जुलाई 1971 में उनको फाइटर पायलट घोषित किया गया और दिसंबर में युद्ध होता है। मैंने 66 वाले में जुलाई का उल्लेख किया था, जो कि अक्टूबर 66 था, जैसे कि रमा पायलट जी लिखते हैं। और फिर बाद में वो लंबे समय तक 71 की जंग के बारे में बताते हैं कि उन्होंने वो किराए लेके मकान रहते थे, क्योंकि उनकी माताजी उनके साथ रहती थी, और जब वो वार पे गए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया। 8 विमानों ने उड़ान भरी थी, और पूर्वी पाकिस्तान पे, जैसा कि सचिन पायलट ने लिखा है कि उनके पिता ने बम गिराए थे, तो निश्चित तौर पे यहाँ रमा पायलट भी लिखती हैं कि किन किन तारीखों को बम गिराए गए थे पूर्वी पाकिस्तान में, और राजेश्वर प्रसाद ने एक बहुत ही अच्छा शौर्य का प्रदर्शन किया था। उसके बाद वापस लौटते हैं, एक बार और उन्होंने एक और ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसका कोड था गुड वाइफ। तो गुड वाइफ कोड से जो शुरू हुआ ऑपरेशन, उसमें राजेश्वर प्रसाद को निर्देश था कि 4500 मीटर की ऊंचाई से उन्हें बम गिराने हैं, और वो इंटरसेप्ट कर लिया गया कोड पाकिस्तानी, पूर्वी पाकिस्तानी आर्मी की ओर से। और जब वो हवाई अड्डे के इलाके में, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा हवाई अड्डा है जो किसी पीर के नाम पे है, तो उन्हें 4500 मीटर से बम गिराने का कहा गया था, और वहाँ पे उनको एक मैसेज बोला कि गुड वाइफ नंबर 14 जो है वो बाएं मुड़िए और करीब 1500 मीटर की ऊंचाई तक आप आइए और बम गिराइए। राजेश पायलट इस कोड को तो मान लेते हैं कि ये कोड उनकी ही टीम की ओर से निर्धारित किया गया है, लेकिन उनके साथी पायलट को शंका होती है, और राजेश पायलट भी इसमें शंका में पड़ जाते हैं कि पहले उन्हें 4500 मीटर का कहा गया था, फिर उन्हें करीब 3 किलोमीटर नीचे आने के लिए कहा जा रहा, तो कोई चाल हो सकती है। वो और चक्कर लगाकर देखते हैं तो कुर्मिटोला हवाई अड्डा वहां नजर आता है, जो आजकल किसी एक पीर के नाम पे कर दिया गया है बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान के बाद जब बांग्लादेश बना, तो वो उस चाल में पड़ने की बजाय उस मैसेज को डिनाई करते हैं और लौटते हैं। फिर उनको उनकी ही कमांड से मैसेज मिलता है कि आपको इस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है दुश्मन सेना से, और राजेश पायलट वहां से भी निकलते हैं। राजेश पायलट एक और ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं जिसे ऑपरेशन सिलहट कहा जाता है या मेघना हेलीबॉर्न कहा जाता है। जयपुर के ही एक बड़े लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का रचा हुआ एक बड़ा प्लान, भारत का पहला हेलीबॉर्न ऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें उनके ग्रुप कमांडर चंदन सिंह राठौड़ हुआ करते थे, पाली जिले के सोजत के पास बागावास गांव के रहने वाले, और राजेश पायलट ने उनके नेतृत्व में भी जो सिलहट ऑपरेशन था उसमें पूर्वी पाकिस्तान में कई जगह सुरंगें थी, उनको निस्तानबूद करने के लिए एयरफोर्स की मदद ली गई थी, तो राजेश पायलट ने उसमें भी भूमिका निभाई। और बाद में यह भी माना गया कि उन्हें जो रसद पहुंचाने के लिए करीब 10 से 12 फ्लाइट दिल्ली बर्बाद हो चुके हवाई अड्डों पर भी बड़ी विषम परिस्थितियों में प्लेन उतारकर पहुंचाने के लिए तैनात किया गया था, और राजेश पायलट ने इसको बखूबी अंजाम दिया।
तो ये जो बात आती है कि 1966 के मार्च में वो कलमाड़ी के साथ उन्होंने मिजोरम पे बम गिराए या नहीं, और इसकी एवज में उन्हें राजनीति में लिया गया, यह बात तो सीधे तौर पे यह किताब खारिज करती है। हालांकि किताब रमा पायलट की ओर से ही लिखी गई है, लेकिन राजनीति में आने की कहानी भी हम आपको बताएंगे कभी कि किस तरह से वो राजनीति में आए। इंदिरा गांधी की ओर से उन्हें नहीं बुलाया गया, उन्हीं की ओर से और रमा पायलट की ओर से कोशिश करके उन्होंने राजनीति में आने का रास्ता चुना, जिसके लिए सभी ने उन्हें मना किया था। लेकिन राजेश पायलट राजनीति में आके लोगों की सेवा करना चाहते थे और उन्होंने इसे बखूबी अंजाम दिया भी। आप जानेंगे कि किस तरह से आम लोगों तक चीजें सुलभ की गई, जैसे एसटीडी पीसीओ का मामला, कश्मीर के प्रकरण, इवन राजीव गांधी की सरकार में जब ये मिजोरम का और आपस में एक अच्छा सद्भावपूर्ण माहौल तैयार हुआ, उसमें भी राजेश पायलट की एक बड़ी भूमिका रही है। तो कहीं न कहीं ये जो ट्रेंड कर रहा है अमित मालवीय को लेके, यह उन लोगों की भावनाओं का परिणाम है जो कि राजेश पायलट के साथ दिल से जुड़े रहे हैं और अब सचिन पायलट और उनके परिवार के साथ दिल से जुड़े रहे हैं। हम राजस्थान की राजनीति और उनसे जुड़े हुए घटनाक्रमों पर इसी तरह आपसे रूबरू होते रहें, इसके लिए कृपया हमें सब्सक्राइब जरूर करें।